Welcome dear student, myself Pradeep Sharma. Welcome on my YouTube channel Pradeep Education Hub. डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का आपका जो सेकंड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग आपका 10 to 12 मार्क्स का आता है, मैथ भी आता है। तो इसके हमने दो पार्ट आपको दे दिए थे। पहले पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमोंग द इंडियंस में किस प्रकार वर्ल्ड वार से जो कंडीशन क्रिएट हुई थी, क्या क्या परेशानियां आई थी। जैसे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, सेल जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो बढ़ा दी गई थी, फोर्सली रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये पहला स्टेप है कि जिससे क्या जो भारतीय लोग थोड़ा सा गुस्से में आए, एग्रेसिव हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जो है एक मास एजिटेशन के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब ये जब ये सोच रहे थे कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होगा तो जो हमारी परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कंटिन्यू होता रहा। तो अब इसके लिए क्या सोच रहे थे, उसी समय क्या न्यू लीडर्स जो हैं अमर्ज हुए और उन्होंने जो स्ट्रगल का जो मोड है, जो तरीका है, वो भी दूसरे तरीके से उन्होंने अपनाया। इसी के जो एक सीरीज में अभी साउथ अफ्रीका से हमारे एक फेमस जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्हें हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, वो साउथ अफ्रीका में 1915 में भारत में वापस आए। उससे पहले वो 1906 में वहां पर अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइन, यानी कि जो नस्लवादी जो वहां पर भेदभाव हो रहा था, काले और गोरे का जो भेदभाव हो रहा था, उसके अगेंस्ट में वहां ने सत्याग्रह चलाया था और वो सत्याग्रह उनका सफल रहा। तो जब वो भारत आए 1915 में तो उन्होंने यहाँ पर भी उसी प्रकार के जो सत्याग्रह चलाने की कोशिश की। और सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्याग्रह है क्या। सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, ये किसके बारे में कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, बार बार रिपीट हो रहा है, पीवाईक्यू है। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये आपका टॉपिक भी है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो आइडिया है उसका मतलब क्या है, मतलब उसके विचार क्या है, उसके बारे में बताना है। और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन सत्याग्रह, व्हाट डू मीन सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। जब भी सत्याग्रह का आपका नाम आ जाए तो सत्याग्रह चाहे वो आपका 2 मार्क्स में पूछा जाए, चाहे क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप ये डाटा तो कम से कम आप देंगे। इतना सफिशिएंट समय होता है आपके पास में, 3 आवर्स का समय होता है, काफी समय होता है, तो उसमें आप ये डाटा तो जरूर देंगे। जहां भी सत्याग्रह का आ जाएगा, चाहे गांधी जी के 3 सत्याग्रह के बारे में भी पूछा जाएगा तो उसके बारे में आपको है। पहले हम सत्याग्रह की आपको डिटेल दे देते हैं, उसके बाद फिर गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में भी, जो 3 सत्याग्रह उन्होंने किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके और यहाँ तक कि मैथ में भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये सारे आप आराम से देखेंगे। पहला आप देखेगा सत्याग्रह की, आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, सिंपल डेफिनेशन है सत्याग्रह की। क्या है? ए नोवेल मेथड, नोवेल का मतलब है आदर्श, मेथड का मतलब तरीका, ऑफ मास एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब है अपोज करना, एजिटेशन का मतलब क्या है, अपोज करना किसी का, ठीक है, यानी किसी का विरोध करना है। मास का मतलब है ज्यादा मात्रा में, यानी कि भारी संख्या में। एक ये ऐसा आदर्श मेथड है जो एक भारी संख्या में किसी का विरोध करना है, कालदा सत्याग्रह, उसको क्या बोलते हैं हम, सत्याग्रह करते हैं। विद नॉन वायलेंस, विद नॉन वायलेंस, इसमें आप ऐड कर सकते हैं विद नॉन वायलेंस, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लेना, विद नॉन वायलेंस, इसको, क्योंकि उसमें गांधी जी के किसी भी सत्याग्रह में आप समझ सकते हैं वहां पे वायलेंस का कोई लेना देना नहीं था। मैं लिख देता हूं पूरा आपको, ठीक है, आपको दिक्कत है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब आता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी कि आइडिया क्या था सत्याग्रह का। अब देखते हैं इसमें मैंने आपको 4-5 पॉइंट बनाए हुए हैं, क्योंकि वो आपकी बुक से एनसीईआरटी की तरह से आप लिखेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला है इट एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ, यानी कि सबसे पहली बात क्या है, ये सत्य की जो पावर को एम्फसाइज करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है, एक तरीके से प्रोत्साहित करता है, यानी कि सत्य को ये बढ़ाता है, उसको प्रोत्साहित करता है। एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, और दूसरा क्या है, ये जो सत्य की खोज के लिए आवश्यकता को भी ये बताता है। पहला क्या बताता है, पावर फॉर द ट्रूथ, यानी पावर ऑफ द ट्रूथ, यानी कि सत्य की ताकत को शो करता है। दूसरा क्या है कि सत्य को खोजने की क्यों आवश्यकता है, उसको भी ये बढ़ावा करता है, देता है, प्रोत्साहित करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इफ द कॉज वाज ट्रू, यदि
कारण सत्य है, यदि कारण सत्य है। दूसरा क्या है इसमें, इफ स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, यदि आपकी जो लड़ाई है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो अन्याय के खिलाफ है। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय के खिलाफ है। नो नीड टू यूज द फिजिकल फोर्स, आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल फोर्स का मतलब है ऐसा नहीं कि भाई लात घूसे चलाओ या किसी वेपन से कोई आक्रमण करो दुश्मनों पर जो आपके इनजस्टिस कर रहे हैं, नहीं, उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला आइडिया, ये आपका जो दूसरा आइडिया है आपका, पहला मैंने बता दिया एम्फेसाइज करता पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। दूसरा, इफ द कॉज वाज ट्रू, द स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, नो नीड टू यूज द फिजिकल फोर्स, हमें फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। सी, विद सीकिंग वेजेंस, वेजेंस का मतलब क्या होता है, वेजेंस का मतलब होता है रिवेंज। वेजेंस का मतलब क्या होता है आपका, रिवेंज। रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध लेना, बदला लेना। यहां पर ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द सत्याग्रह आइडियोलॉजी कि हमें जो है बदले की भावना से या बीइंग एग्रेसिव या गुस्से की भावना से, ये सत्याग्रही कुड नॉट विन द बैटल, एक सत्याग्रही जो है बैटल नहीं जीत सकता। ही कैन विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस, वो क्या बैटल जीत सकता है, बाय द नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा से, यानी कि वो अहिंसा से बैटल को जीत सकता है। डी, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये क्या बोलता है, कंसाइंस का मतलब आ रहा है अंतरात्मा, क्या है, अंतरात्मा। ये क्या बोलता है कि हमें जो अपना जो नॉन वायलेंस वाला जो काम करना है विदाउट यूजिंग द फिजिकल फोर्स, इसके द्वारा क्या करना है, इससे हम अपील करेंगे किससे, जो ऑपरेसर है उसकी अंतरात्मा को, ताकि वो देख सके, क्या देख सके, क्या है सत्य, क्या है सत्य, क्या है, और बाद में वो मान जाए, बाद में क्या है वो मान जाए, परसुएड हो जाए टू गेट, इससे क्या है अल्टीमेटली वी विल गेट द विक्ट्री। ठीक है, यहां पर हम ध्यान सकते हैं ऑपरेशन, ये हम आपको बताएं। ई, इसमें ऐसे पॉइंट बना सकते हैं आपके एनसीईआरटी से बने हुए हैं। गांधी जी बिलीव, गांधी जी ये विश्वास करते थे धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि वो अहिंसा के धर्म का में वो विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। बाय विच पीपल कैन परसुएड द ऑपरेसर, जिसके द्वारा जो लोग हैं ऑपरेसर को वो राजी कर सकते हैं, टू सी द ट्रूथ, टू सी द ट्रूथ एंड अल्टीमेटली गेट द विक्ट्री, और अंत में क्या है, हम उनको विजय प्राप्त होगी। यानी कि ये जो आपका सत्याग्रह, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में और इसको रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है व्हाट डू मीन सत्याग्रह या सत्याग्रह या गांधी जी के तीनों सत्याग्रह के बारे में आप लिखिएगा, तो आप सत्याग्रह के बारे में इसमें से भी कुछ पॉइंट आप जरूर डाल दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि 100% आपको मार्क्स लाने हैं, आपका नहीं कटना चाहिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप डाटा लिख सकते हैं और डाटा को रिपीट ना करें, इतना ज्यादा डाटा आप लिख सकते हैं उतना आप लिखेंगे। अभी इसके बाद, इस बोर्ड के बाद में मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूं गांधी जी के तीनों सत्याग्रह आपको मैं बताने वाला। अब देखिए हम तीनों सत्याग्रह जो गांधी जी ने कंडक्ट किए थे वो देखते हैं वन बाय वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह का आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन सत्याग्रह, एक्सप्लेन द सत्याग्रह कंडक्टेड बाय गांधी जी इन इंडिया। तो ये आप तीनों सत्याग्रह आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी बनते हैं, और एज वेल एमसीक्यूज के साथ साथ में मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो सत्याग्रह आपका मोस्टली हर बार मैथ में पूछा जाता है, जो आपका हिस्ट्री का जो मैथ होता है जैसे आपको दिया जाता है, उसमें 2 पॉइंट दिए जाते हैं आपको, ए एंड बी। जब आपको पॉइंट दिए जाते हैं तो उसमें आपको है जगह का नाम या प्लेस का नाम, आपको उसमें ऐसे एरो मार के दिए होते हैं, एरो दिए होता है उसमें, और आपको जो प्लेस लिखना होता है। तो एक ना एक सत्याग्रह मोस्टली आ जाता है, या कांग्रेस का सेशन आ जाता है, तो ये आपके मैथ में आ जाते हैं। तो यानी कि एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें 10th क्लास सोशल साइंस की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका यही है। तो आप तीनों सत्याग्रह के बारे में हम देखते हैं। तीन सत्याग्रह जो चंपारण, सबसे पहला सत्याग्रह हुआ जो गांधी ने किया, चंपारण बिहार सत्याग्रह 1917। ये इंडिगो प्लांटेशन, ये इंडिगो का मतलब होता है
इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ में किया था। मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले जो है कॉटन जो मिल जो लगी थी वो आपको इंग्लैंड में लगी थी, कपड़ा बनना शुरू हुआ था और कपड़े की रंगाई के लिए कॉटन की आवश्यकता होती थी। तो इंडिगो बोलते हैं, हिंदी में नील बोलते हैं इसको। तो नील की खेती जो वहाँ के जो मर्चेंट थे यहाँ के किसानों से वो उनको लोन देते थे, पहले एडवांस दे देते, उनके बाद जो है सस्ते में उनसे वो खरीदते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जबरदस्ती उनसे बाउंड कर कर जो नील की खेती कराई जाती थी। अब क्या हुआ, अब जर्मनी में जो है केमिकल से नील बनना शुरू हो गया, तो अब उन्हें वो सस्ता पड़ता था यहाँ के मुकाबले में। तो अब इन्होंने जो उनके साथ जो किया हुआ था बाउंड वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और उनको बोला कि जो भी पैसा हमने एडवांस में दिया विद इंटरेस्ट आप हमें रिटर्न करो। अब लोग जो किसान थे वहां के इंडिगो जो उगा रहे थे वो बड़े प्रॉब्लम में आए। बोला अब सारे के सारे अभी पैसा कहां से दे, उनकी फसल को खरीदने वाला कोई था नहीं, तो अब बड़ी प्रॉब्लम आई। तो 1916 में आपके जो है महात्मा गांधी जी और जो राजकुमार शुक्ल जो एक है बिहार के ही रहने वाले थे, वहां कांग्रेस के सेशन में गए थे लखनऊ में, दिसंबर की बात है। तो वहां पर उन्होंने गांधी जी से कहा भाई क्यों ना आप हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम सोल्व करने आओ। तो गांधी जी फिर वहां पर बिहार चंपारण में गए। वहां पे क्या था, वो इंस्पायर करने गए थे, किसको इंस्पायर करने गए थे, टू द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन किसका, प्लांटेशन क्या होता है, एक ही प्रकार की फसल को बहुत बड़े एरिया में बोना ही प्लांटेशन सिस्टम कहलाता है। तो वहां पे जो प्लांटेशन सिस्टम का जो ऑपरेसिव सिस्टम था, जिसमें बाहर के जो किसान थे उनको दबाया जा रहा था, उनके अगेंस्ट में उनको इंस्पायर करने के लिए वो गए थे वहां पर। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बिहार है, बिहार में आप कहीं भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। नेक्स्ट है, और ये आपका क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या रहा, ये सक्सेस रहा। ये क्या हुआ आपका, सक्सेस रहा। बाद में जो है उनको जो है 25% का कोई सिस्टम था, तो 25% जो उनको रिटर्न करना पड़ा। अब इसमें आता है आपका नेक्स्ट है खेड़ा। खेड़ा ये गुजरात में, दो जो सत्याग्रह हैं आपके गुजरात से हैं, खेड़ा और अहमदाबाद। यहाँ पर जो है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, ये पीजेंट अफेक्टेड ड्यू टू द क्रॉस फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्लेग एपिडेमिक क्या होता है, किसी जैसे चूहे जैसा चूहा सड़ने गलने से जो इस प्रकार की जो बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, जो एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, उससे फिर एक से दूसरे को चली जाती है थ्रू द एयर। ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेग एपिडेमिक। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉप्स भी फेलियर हो गई थी, यहाँ पे कई कंडीशंस थी, तो वहाँ के जो पीजेंट थे वो बड़े परेशान थे। वो जो गवर्नमेंट का जो टैक्स था वो देने में अनेबल थे, उनको वो दे नहीं पा रहे थे। तो वहां पर गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज हमारी इसमें मदद कीजिए। तो गांधी जी उनको रिलीफ देने के लिए वहां पर गए और अल्टीमेटली गांधी जी ने यहाँ पर भी सफलता प्राप्त की। गांधी जी ने यहाँ पर भी क्या सफलता प्राप्त की, जो किसानों की जो बात है वो मान ली गई और उनको बोला गया भाई जो एबल है टू पे द रेवेन्यू वही पे करे, जो एबल नहीं है, जो योग्य नहीं है रेवेन्यू यानी कि टैक्स की बात कर रहे हैं, ये खेती पे जो लगने वाला कर है वो पे ना करे। अब तीसरा आता है अहमदाबाद। क्या आता है, अहमदाबाद। ये भी गुजरात में अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसके लिए क्या प्रॉब्लम थी, अभी मैं देखता हूं, जैसे देखिए हमारे यहाँ तो एपिडेमिक हो गया, महामारी होगी, इंग्लैंड में तो एपिडेमिक था नहीं, वहां पे तो कॉटन मिल यानी कि इंडस्ट्री चल रही थी। इज इट क्लियर। तो वहां यहाँ से जो कच्चा धागा बनता था, कॉटन का जो रॉ मटेरियल बनता था, उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर एपिडेमिक के समय में भी वहां पर काम कर रहे थे। तो जब आप देखिए अभी हमारे यहाँ पे कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 में बहुत सारी जो कंपनियां बंद हो गई, मजदूर अपने घर पर आ गए। तो इसी प्रकार से उस समय जो काम करने वाले मजदूर थे तो कहने लगे भाई एपिडेमिक जैसे समय में हमने काम किया तो हमें बोनस चाहिए। क्या चाहिए, हमें बोनस चाहिए। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो वो जो मिल मालिक थे वो बोनस देने से मना कर रहे थे। तो वहां पर जो गांधी जी ने वहां पर भी सत्याग्रह चलाया और उनको जो है बोनस दिलाने में उनकी मदद की। तो यानी कि ये तीसरा भी क्या रहा आपका सत्याग्रह, क्या रहा आपका, मजबूत रहा, यानी कि सक्सेस रहा। तो तीनों सत्याग्रह गांधी जी ने किया। ये तीनों सत्याग्रह क्या थे आपके, मास एजुकेशन थे, यानी कि इसमें इंडियंस जो है बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने सपोर्ट किया था। अब इस सपोर्ट को देखते हुए अंग्रेज डर गए। भाई अंग्रेज क्यों भारतीयों पर शासन कर रहे थे, कारण ये था क्योंकि वी वर नॉट यूनाइट, हम यूनाइट नहीं थे।
वी आर कोऑपरेटिंग देम, हम उनको कोऑपरेट कर रहे थे, हम उनको सहायता कर रहे थे। तभी तो मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीय, इतने बड़े भारतीयों की जो पॉपुलेशन थी उस पर जो वो राज कर रहे थे। तो इसको देखते हुए जब ये तीनों सत्याग्रह सफल हुए तो उन्हें लगा भाई एक नया लीडर हो गया है और ये पूरे भारतीयों को यूनाइट कर रहा है, और भारतीय यूनाइट हो गए तो मास एजिटेशन करेंगे और वाइड लेवल पर करेंगे, जिससे हमारी सत्ता बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगी। तो अंग्रेज इससे डर गए। तो अंग्रेजों ने इससे डरने के बाद में एक नियम कानून बनाया जिसका नाम लिया गया, उसको हम जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा हम इसको? रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? ब्लैक एक्ट भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट का मतलब है काला कानून। काला कानून क्या, मैं इसको आपको बता देता हूं। पहले क्या था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसको कैसे पास किया गया, कारण क्या था। अब क्या था, अब उन्हें लगा कि वे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उसको दबाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हमें रिप्रेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब जो कानून निर्मात्री सभा यानी कानून बनाने वाली जो समिति थी उसकी बात करें, उन्होंने जल्दी जल्दी में हरीडली इसको पास कर दिया, जबकि डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, इसके क्योंकि भारतीय मेंबर भी थे उसमें कुछ, भाई अंग्रेज तो कुछ भारतीयों को भी रखते थे, एक दो चार जो भी हैं, ताकि भारतीयों को कोई भारतीय को एक प्रकार से लॉलीपॉप देने के लिए, भाई ठीक है भारतीय भी हैं, इसमें जो कानून बना रहे हैं हम लोग जो वो बिल्कुल सही बना रहे हैं क्योंकि आपके लोग भी इसमें शामिल है। लेकिन जो हमारे लोग उसमें शामिल थे उन लोगों ने उसको अपोज किया। अपोज के बावजूद भी वहां की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहां की जो पार्लियामेंट की टाइप की समझिए जो कानून निर्माती समिति थी, उन्होंने वो कानून पास कर दिया। उसका रीजन क्या था, क्यों पास किया उन्होंने? क्योंकि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, मैंने भी आपको ऊपर बताया, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो उसको क्या करना चाहते थे? रिप्रेस करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, ताकि वो और अच्छे से शासन उन पर कर सके, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। अब रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया, मैं ये आपको बताऊंगा आगे। तो ऐसे मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं एक प्रकार से, ठीक है, कि रोलेट एक्ट है क्या। रोलेट एक्ट 1990 इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अभी हमने बताया सर काला कानून कहते हैं, बिकॉज ये काला कानून क्यों था, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यहां पर इसको नोट कर लेना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और वो किसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज समझते थे वो आपको देखना है, क्योंकि उसमें कोई नियम और कानून नहीं था, बस उन्होंने लिखा कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है या कोई ऐसा आइडियोलॉजी लेकर आ रहा है जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भविष्य में खतरा हो सकता था या उन्हें महसूस भी हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति इनोसेंट हो चाहे वो ना हो, उसको जबरदस्ती पकड़ लेना था और 2 साल तक उसे डिटेन कर देना था, जेल में डाल देना था, विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि बिना किसी सुनवाई के। आप ही समझिएगा, आपको पुलिस आए और आपको पकड़ कर ले जाए बिना किसी कारण बताए हुए और आपको 2 साल तक जेल में डाल दे बिना कोई सुनवाई के, जज के सामने आपकी सुनवाई ना हो, तो बताइए ब्लैक एक्ट होगा या नहीं होगा, काला कानून होगा या नहीं होगा। इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया है। कहा इट गेव द गवर्नमेंट टू इनॉर्मस पावर, इसने गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी, बहुत ज्यादा पावर दे दी, टू रिप्रेस, दबाने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन और पॉलिटिकल प्रिजनर, और जो भी जिन व्यक्ति को तुम पकड़ो उनको डिटेंशन का मतलब जेल में डालने का है, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, और बिना किसी सुनवाई के अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक आप जेल में पड़े रहो, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ब्लैक एक्ट बोला गया। अच्छा आप बताइएगा, जब इस प्रकार का कानून बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, तो भारतीय इसको कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे। भाई गांधी जी उस समय एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे थे, तीनों सत्याग्रह उनके सक्सेस हुए थे तो लोग उनको मानते थे। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई हम जो गांधी जी वांटेड टू स्टार्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड स्टार्टेड विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी तो इसका अपोज करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि अंग्रेजों की आज्ञा का ना मानना, विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा अवज्ञा करना, यानी कि उनकी आज्ञा का मानना, ये था इसमें। और वो नॉन वायलेंस, वो भी नॉन वायलेंस के साथ में, यानी कि बिना किसी हिंसा के करना चाहते थे। और गांधी ने ये स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1919 को, हड़ताल के रूप में, स्ट्राइक के रूप में किया।
अब इसका इफेक्ट तो देखिएगा किस प्रकार से हुआ। लोगों ने इसका रोलेट एक्ट के खिलाफ में क्या भारतीयों ने उनका साथ दिया और क्या क्या हुआ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया, इंडिया की बहुत सारे शहरों में रैलियां ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर जो है जो यानी कि जो गवर्नमेंट के जो मिल थे या वर्कशॉप थी, जैसे क्या है रेलवे वर्कशॉप थी या आपका शॉप, ये इनमें सब में जो भी था उसमें क्या था, वर्कर्स कहाँ चले गए बेटा, वो स्ट्राइक पर, हड़ताल पर चले गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। शॉप क्लोज्ड, जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई, क्लोज डाउन। डिस्टर्ब द लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द टेलीग्राफ, ये दोनों कम्युनिकेशन और टेलीग्राफ की जो लाइनें थी उनको डिस्टर्ब कर दिया गया, उनको उखाड़ दिया गया, उनको नुकसान पहुंचा दिया गया। अब ये इतना सब कुछ हो रहा है तो आप तो समझेंगे भाई आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो ब्रिटिशर्स भी तो कुछ ना कुछ करेंगे भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स से यहाँ पे तो काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी उनको रिप्रेस करने के लिए भरसक प्रयास किया। अब उन्होंने क्या क्या एफर्ट किया, शुरू में जितने भी लोकल लीडर थे अमृतसर से, उन सबको क्या कर लिया उन्होंने, पिकअप कर लिया, यानी कि उनको बंदी बना लिया, क्योंकि लीडर के पीछे जनता चलती है। दूसरा क्या है, गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम द एंट्रिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली में एंट्री से ही उन्होंने मना कर दिया। पलवल एक जगह है जो हरियाणा में दिल्ली के पास ही है, वहां से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया या उनको बंद कर लिया गया। फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, अमृतसर में लोग शांतिपूर्वक जो है एक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर क्या था, वो कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, उनको क्या था, फायर कर दिया और उसमें क्या था, बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए। अच्छा, अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद में आप पहले देखिएगा इन्होंने बनाया, देखिए ये कहां से चल के आ रहा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा भाई। पहले जो कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्रिएटेड ऐसी हो गई कि भारतीयों का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने सोचा कि वार खत्म हो जाएगा तो भी इससे हमारा जो थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय 1915 में गांधी जी आ गए साउथ अफ्रीका से, जो कि पहले रेसिस्ट रिजाइम, वहां जो नस्लवेदी काले और गोरे का जो भेद चल रहा था उसके बारे में उन्होंने सत्याग्रह चलाया, तो उसमें सफलता मिली थी। तो गांधी जी यहाँ पे पॉपुलर तो थे ही थे, और फिर तो यहाँ पर जो फिर गांधी जी ने आने के बाद 3 सत्याग्रह किए, तो इससे जो ब्रिटिशर्स जो थोड़े भौगला गए थे, उन्होंने फिर एक क्या बनाया, रोलेट एक्ट बनाया, जिसे काला कानून बनाया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को वो 2 साल तक बिना किसी रीजन के जेल में रख सकते थे और बिना किसी सुनवाई के। तो इसको ब्लैक एक्ट भी कहा। गांधी ने उसका अपोज किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, हड़ताल से शुरू किया। इसके अगेंस्ट में फिर ब्रिटिशर्स ने क्या अपोज किया, उनको दबाने के लिए पूरा जो है सिस्टम उन्होंने अपना जो है वहां पे नेताओं को पकड़ लिया, गांधी जी को बैन कर दिया दिल्ली में आने पर। जो पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा दी। अब इसके अगेंस्ट में भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब यहाँ सारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार से अप डाउन चल रहा, भारतीय कुछ काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, फिर उसके अगेंस्ट में भारतीय कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर उन्होंने ये सारे एक्शन कर दिए, पहले भारतीयों ने कहा था, उनके जब वर्कर्स ने पूरा छोड़ दिया, स्ट्राइक कर दिया, रेलवे वर्कशॉप में भी क्लोज कर दी, जितनी भी शॉप्स थी, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम को भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारी सिटीज में। अब जब यहाँ फायर चलवा दी गई तो फायर के बाद में क्या होगा भाई, भारतीय क्या चुप रहेंगे? नहीं, भारतीय चुप नहीं रहेंगे। भारतीयों ने जितने भी गवर्नमेंट के जो भी आपके बैंक थे या गवर्नमेंट की जो भी मशीनरी जो इंस्टीट्यूशन थे, उन पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसके बाद में अब ब्रिटिशर्स की बारी है भाई। अब भारतीयों ने भी काम किया भाई, इन्होंने फायर कर दिया, इनको रिप्रेस कर दिया, लीडर को बंदी बना लिया। भारतीयों ने जो है उनकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उन पर जो हमला शुरू कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स की बारी है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब आगे मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो हम देखते हैं, देखिए जब ब्लैक एक्ट लगा, भारतीयों ने कुछ किया, ये भी हमने बताया था आपको। तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा, जब पीसफुल प्रोसेशन हो गया तो भारतीयों ने भी जो है उसमें जब गोलियां चल गई तो भारतीयों ने भी बैंक है जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उस पर अटैक किए। तो इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, मैंने कहा ना 1 by 1 चलता रहेगा, ये अल्टीमेटली पावर का खेल चलता रहेगा। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया। आज की डेट में हम इसे क्या बोलते हैं, धारा 144। ये धारा 144 क्या होती है कि कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आप झुंड बनाकर या एक ग्रुप में बैठ करके आप बात नहीं कर सकते, खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते। मोस्टली क्या है, जब इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में,
या डेमोक्रेसी में भी कुछ ऐसा बवाल होता है या वायलेंस होता है तो मार्शल लॉ लगा देते हैं, धारा 144 के नाम से भी जाना जा सकता है, आप समझने के लिए है। तो मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा दिया गया एंड जनरल डायर टुक कमांड, और जनरल डायर को उसको कमांड दे दी गई कि आप जो मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि इस कानून को ढंग से आप इंप्लीमेंट करेंगे, जनरल डायर को। जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा। फिर क्या आता है, जब जनरल डायर को दे दिया गया तो जनरल डायर जो था एक ब्रिटिश कमांडर था। जनरल डायर क्या था, एक ब्रिटिश कमांडर था, तो वो तो ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगा। अब ब्रिटिश में काम करेगा, देखिए मार्शल लॉ लगाया गया, पहले कम्युनिकेशन के सिस्टम इतने डेवलप नहीं थे, पहले कम्युनिकेशन के सिस्टम इतने डेवलप नहीं थे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो था बहुत वो था कि बस सिटीज में ज्यादा डेवलपमेंट था, तो गांव वाले लोगों को तो पता ही नहीं चला भाई कहाँ पर जो है ये आपका ये मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो पंजाब अमृतसर की बात करते हैं। पंजाब अमृतसर में क्या था कि जो वहां पर जो था एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है, उस समय क्या फसल पकने वाली होती है, तो उसीलिए वहां पर एग्रीकल्चर का था। तो वहां पर 13 अप्रैल को वो लोग जो थे अपनी फसल पकने की खुशी में जो तो वो मनाते थे, ठीक है। तो वहां पर जो गांव वाले लोग तो वहां पर मेला लगाते थे, पहले गांव में मेले लगते थे एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, लोग बड़े खुश होते थे, किसान लोग वहां पर इकट्ठे होकर जाते थे। और कुछ लोग जो वहां पर जो इकट्ठा हुए थे इस मार्शल लॉ के बारे में भी बात करने के लिए हुए थे। किसके बारे में हुए थे, मार्शल लॉ के बारे में बात करने के लिए हुए थे। तो लेकिन मैक्सिमम भीड़ को ये नहीं पता था, वो तो केवल जो बैसाखी का जो मेला था, फेस्टिवल था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो उसी समय जनरल डायर ने क्या किया, जितने भी वहां पर जो डोर थे जो भी उनको क्लोज कर दिया, और जो उनके पास सैनिक थे उनको जो है फायर ओपन करने का उसने ऑर्डर दे दिया। अब क्यों ऑर्डर दे दिया भाई, वो क्या था, उसका एक मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं आपको बता देता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, जनरल डायर का इसके पीछे क्या था, टू क्रिएट द सेंस ऑफ टेरर एंड आउ इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रही। उनका मतलब था कि क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ब्रिटिश के खिलाफ कौन है, ये सत्याग्रही तो काम कर रहे हैं। अगर सत्याग्रह के दिमाग में भय और आतंक, टेरर आतंक हो गया, आओ का मतलब हो गया भय, यानी कि भय और आतंक अगर उनके दिमाग में बैठा दिया जाए, एक मोरल अफेक्ट, एक उनके दिमाग में एक मोरल अफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी कि भय और आतंक का इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रही, तो ये आगे से ब्रिटिशर्स के खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे। इज इट क्लियर? तो उसने क्या था, किसी को उनको ना तो कोई अल्टीमेट दिया कि आप जो है यहाँ पे भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है, भाई आप ग्रुप बना के आप बातचीत नहीं कर सकते, आप यहाँ से हट जाइए। उसने कुछ किसी को कोई इंटीमेशन नहीं दिया, और डायरेक्ट वे जो अपनी जो टुकड़ी है, सैनिक टुकड़ी है, सोल्जर टुकड़ी है, उसको क्या कर दिया, उसने आदेश दे दिया टू ओपन द फायर। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इंडियंस है उसमें हर उम्र के, हर बच्चे, छोटे, मेल और फीमेल सभी प्रकार के लोग मारे गए। अब इतना जो ये मास केयर का मतलब क्या, जो बड़ी मात्रा में लोगों का मृत्यु हुई, तो इसको हम इसके नाम से, जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्या जानते हैं, जलियांवाला बाग मैस्केयर भी के नाम से भी जानते हैं। तो इस इंसिडेंट की जो घटना है, आप इसको इस प्रकार दे सकते हैं। अब देखिएगा, जलियांवाला मैस्केयर हो गया, अभी अंग्रेजों ने इसको रिप्रेस कर दिया। मैंने कहा ना, एक के बाद एक चलता रहेगा, क्रम बना लें आप इसको, एक के बाद में एक। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर उसको रिप्रेस करने के लिए उसका अगेंस्ट में फिर भारतीयों ने क्या किया, फिर उसको रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो सारी चीजें आप वन बाय वन करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको मेन पॉइंट्स इसमें मिल सके। इज इट क्लियर? आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखते हैं। अब भारतीयों का नंबर है। भारतीय क्या थे भाई, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है भीड़ कहां आ गई बेटा, सड़कों पर आ गई। उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, हड़ताल शुरू कर दिया। दूसरा क्या है, जो पुलिस से उनकी जो है क्लैशेस होने लगे, झगड़े होने लगे। लोगों ने जो गवर्नमेंट की, अमूमन आज भी यही होता है, जब भी लोग हड़ताल करते हैं, कुछ करते हैं, वायलेंट होता है, तो बोला सरकारी बसें फूंक दी, रेलवे को जला दिया। ऐसे आज भी आपने घटनाएं देखी होंगी, कोई भी मूवमेंट होता है जब पब्लिक करती है तो उसमें आग जली है, ऐसे मूवमेंट आपको नजर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी वही सारे सब कुछ हुआ, ठीक है। लोग सड़कों पर आ गए भीड़ के रूप में, स्ट्राइक कर दी, उन्होंने हड़तालें कर दी, पुलिस से उनके झगड़े शुरू हो गए। गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंगें थी जो गवर्नमेंट रिलेटेड थी, उन पर क्या उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई। अब
अब देखिए भारतीयों ने किया, पहले ब्रिटिशर्स ने ये किया, अब भारतीयों ने किया, अब फिर ब्रिटिशर्स का नंबर आएगा। मैंने कहा ना 1 बाय 1 स्टेप से आप लेते चले जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स तो इसको दबाना चाहेंगे क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट है। अब वो क्या करेंगे, अमानवीय काम करेंगे और लोगों में आतंकी काम, अमानवीय और आतंकीय, यानी कि जो अमानवीय का मतलब जो मानवता को सार करता हो, जो मानवता से परे की चीज हो, और टेरराइज का मतलब आतंकित करने वाला, जो भय दिखाने वाला, वो सारे काम करेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने किस प्रकार से किया, उन्होंने जो भी सत्याग्रही थे, यहां पर है रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, जितने भी सत्याग्रही थे उनको जो है ग्राउंड पर जबरदस्ती उनकी नाक रगड़वाई गई। दूसरा चीज है, बहुत सारा कुछ हुआ था, कुछ ही लिखा है एनसीईआरटी में, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सलाम, सलाम का मतलब है सैल्यूट टू ऑल साहिब, यहां पे इस चीज को नोट कर लेंगे, साहिब। और यहां पर एक वर्ड आता है सिपाही। साहिब का मतलब होता है जो अंग्रेज सोल्जर होते थे उनको सिपाही बोला, उनको साहिब बोला जाता था। और सिपाही जो थे ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सोल्जर होते थे उनको सिपाही बोला जाता था। जितने भी सत्याग्रही थे उनसे क्या था, जो अंग्रेज सोल्जर थे उन सबको क्या सल्यूट कराई गई। देखो पहले क्या कराया गया, सत्याग्रही को नाक रगड़वाई गई, ठीक है, क्रॉलिंग भी कराई गई। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब समझते हैं, इसमें आपका दिया है, मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा सा लिख लिया। क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्ट्रीट पर क्रॉलिंग कराई गई, यानी कि कोहनियों के बल चलवाया गया। कोहनियों के बल चलवाने से मतलब जब आप पक्की सड़क पर चलेंगे या कच्ची सड़क पे भी आप चलो तो कोहनियां आपकी फूट जाती हैं, इसमें मलबा भर जाता है, कंकड़ पत्थर इस प्रकार से, तो कितना वो ह्यूमिलेटिंग है, अमानवीय है, आप देख सकते हैं। तो क्रॉलिंग ऑन द स्ट्रीट कराई गई। अब इससे क्या है, दूसरा क्या था और क्या करा गया, प्यूपिल फ्लॉग्ड एंड ब्लेज अराउंड द गुंजरवाला इन पंजाब। आज की डेट में पाकिस्तान है गुंजरवाला, यानी कि वहां कर जो आसपास के वहां से गांवों से लोगों को निकाल देगा, निष्कासित कर दिया गया, और वहां पर बॉम्बिंग भी कर दी गई, वहां पर बॉम्ब भी डाल दिए गए, जहां पर मास स्केयर हुआ, यानी कि बहुत लोग मरे। इससे इज इट क्लियर, ड्यू टू वायलेंस। अब गांधी ने देखा भाई वायलेंस हो गया, गांधी जी तो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, गांधी जी क्या थे, नॉन वायलेंस के पुजारी थे। तो गांधी ने जो मूवमेंट चलाया था 6 अप्रैल को, जो अगेंस्ट द रोलेट एक्ट चलाया था, उसको अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या क्या सीखा, 2 मिनट में, 5 मिनट के अंदर, जो 2 या 5 मिनट जितना भी लगेगा हम इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। आज हमने सत्याग्रह पढ़ा, सत्याग्रह की आइडियोलॉजी पढ़ी, और सत्याग्रह की आइडियोलॉजी के साथ साथ में हमने तीनों सत्याग्रह, चंपारण आपका जो बिहार में है, खेड़ा जो आपका गुजरात में है, और अहमदाबाद जो गुजरात में, वो तीनों सत्याग्रह हमने पढ़े हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में आप देख लेते हैं। उसके बाद में जब इससे ब्रिटिशर्स थोड़े से भोग ला गए तो इन्होंने एक क्या लगाया, एक रोलेट एक्ट लगाया ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सके। इज इट क्लियर? उसके अगेंस्ट में जब रोलेट एक्ट लगाया तो लोगों ने फिर वही उसके अगेंस्ट में कुछ प्रतिक्रियाएं की, रैलीज निकाली, स्ट्राइक पे गए, और जो उन्होंने, गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है 1919 को एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट किया। तो उसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने जो एक मार्शल लॉ लगा दिया, जिसकी कमांड जनरल डायर को दे दी, और जनरल डायर को दी जो कि रूरल एरिया में लोगों को मालूम नहीं था, एरिया में लोगों को मालूम नहीं था। तो वहां पर जो अमृतसर की बात करें, जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ, उसमें हजारों लोग मारे गए। इज इट क्लियर? क्योंकि उनके मैन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दे दिए थे। उसके बाद में जो था, भारतीयों ने वहां पर जो क्राउड पर, जो स्ट्रीट पर क्राउड आ गई, स्ट्राइक किया, क्लैशेस हुआ पुलिस से, अटैक जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे उन्होंने अटैक किए, उसको भी रिप्रेस करने के लिए उन्हें ह्यूमिलेटिंग और टेरराइज किया। मैन मोटोज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि सत्याग्रह के दिमाग में भय और आतंक बैठाना चाहता था। फिर जो ब्रिटिशर्स ने उसे जो है, उनकी जो जितने सत्याग्रह थे, नाक रगड़वाई आपकी जो सड़क पर, फिर जो सलाम कराए गए जो साहिब थे, जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके लिए, और उसके बाद में जो गांवों पर भी उन्होंने बॉम्बबारी की। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं हुई। इसके बाद में क्या आएगा, फिर गांधी जी स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आगे वाले टॉपिक्स में की जो आपकी जो वीडियोस बनेंगी उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक द चैनल।